मैं सुरेंद्र कुमार हरिद्वाल आज आप सबके सामने दलहन, जो कि अपने भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं और विश्व की भी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, दलहन दालें, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो जेट का एग्ज़ाम है, ICAR का एग्ज़ाम है, BHU का एग्ज़ाम है, इनमें अपने दलहन से जुड़े हुए 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उनके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, जो दलहनी फसलें अपने हैं वो आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में और कंप्लीटली जो जानकारी है वो मैं आपके सामने दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दलहन। दलहन जो शब्द है ये हिंदी भाषा का है। पल्सेज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लेग्यूम भी बोल सकते हैं, लेग्यूम या पल्सेज। दलहनी या दाल वाली फसलें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नोट जो अपने हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज तक जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो ही नोट हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। देखो, सबसे पहला नोट है वो ये है दलहनी से जुड़ा हुआ कि जितनी भी दलहनी है पूरी दुनिया में, सभी दलहनी फसल है उनका उत्पत्ति स्थान सभी दलहनी का उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। कौन है? भारत। सभी दलहनी फसल का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। इसके बाद में दूसरा है वो है अपवाद मैं बता देता हूँ आपसे। दलहनी में जो अपवाद है वो है अरहर है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत भी है और अफ्रीका भी है। भारत और अफ्रीका दोनों इसका उत्तर है। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि अरहर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो अपने को भारत करना है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम भारत के अंतर्गत होगा, न कि अफ्रीका के अंतर्गत होगा। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद में दलहनी फसलों से अगला जो जुड़ा हुआ नोट है उसकी मैं बात करता हूँ। नोट जो सबसे बड़ी समस्या अपने आती है वो है 2n बराबर, मतलब गुणसूत्र संख्या कि किसमें कितनी होती है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो 2n बराबर में अपन देखते हैं कि जो खरीफ की दलहन है, खरीफ की दलहन आप सब जानते हो कि इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ दलहनी फसलें हैं वो खरीफ में लगाई जाती है। और खरीफ में जो दलहन लगाई जाती है उसमें अपने सबसे मेजर यहाँ पे अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ये अपने यहाँ पे प्रमुखतया लगाई जाती हैं। तो जो खरीफ की दालें हैं इनमें 2n बराबर, सभी में 2n बराबर 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22। और रबी की जो दलहन है, रबी दलहन में 2n बराबर 14 होते हैं। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पे, काबुली चना। और ये क्वेश्चन आपके टीए के एग्ज़ाम में उदयपुर यूनिवर्सिटी में आ चुका है कि काबुली चने में 2n बराबर कितने होते हैं? 16 होते हैं। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि काबुली चने में 2n बराबर कितने होते हैं? 16, जबकि सभी रबी की दलहन में कितने होते हैं? सभी में 2n बराबर 14 होते हैं। खरीफ में कितने होते हैं? 2n बराबर 22 होते हैं। तो ये तो बात हुई 2n की। तो उत्पत्ति स्थान की मैं बात कर रहा था कि उत्पत्ति स्थान क्या है? सभी दलहनी का भारत है। अपवाद है अरहर का भारत भी है और अफ्रीका भी है, दोनों कंट्रियां मानी जाती हैं। लेकिन अपने को राइट आंसर इंडिया करना है। इसके बाद में मैं 2n बराबर गुणसूत्र संख्या बराबर बात कर रहा हूँ। तो खरीफ में 2n बराबर 22 होते हैं और दलहनी में 2n बराबर 14 होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैं अगले नोट की बात करता हूँ। अगला नोट अगले नोट में देखिए, सभी दलहनी फसलें हैं अपनी, उनमें अंकुरण जर्मिनेशन कि दलहनी फसलों में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि जो खरीफ की दलहन है, खरीफ को कैसे प्रदर्शित कर देता हूं मैं। खरीफ दलहन है, इनमें ऊपरी भूमिक, कौन सा? ऊपरी भूमिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपीजियल। कौन सा? एपीजियल या ऊपरी भूमिक।
तो जो जितनी भी खरीफ की दलहन है उनमें जो अंकुरण है वो ऊपरी भूमिक या एपीजीएल पाया जाता है। तो इसको आप के ई इस रूप से भी याद रख सकते हैं, के ई, के मतलब खरीफ, ई मतलब एपीजीएल। तो खरीफ में कौन सा अंकुरण पाया जाता है? एपीजीएल अंकुरण पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये तो बात हुई खरीफ की, इसके बाद में मैं बात करता हूँ रबी की, कि रबी में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। रबी दलहन में, रबी दलहन में जो रबी की दलहन है उनमें अपने हाइपोभूमिक मतलब जो ऊपरी भूमिक था उससे नीचे की तरफ उनको बीजों को लगाते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको, हाइपोजीएल, हाइपोजीएल और हाइपोजीएल है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोभूमिक। क्या बोलते हैं? अधोभूमिक, अधोभूमिक, अधोभूमिक। ये दोनों शब्द एक ही हैं, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है, अधोभूमिक। अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपकी मिट्टी है, क्या है? मिट्टी। जब आप बीज को लगाते हो, यदि आपका बीज 0 से 5 सेंटीमीटर के बीच में लग रहा है, यहाँ पर आप लगा रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका ऊपरी भूमिक। क्या हो गया? ऊपरी भूमिक। और यदि इसी बीज को आप नीचे तक ले जा रहे हो, मतलब 5 सेंटीमीटर से ऊपर, 5 से 6 या 6 से ऊपर तक आप इसको लगा रहे हो, तो ये आपका होता है हाइपोजीएल या अधोभूमिक। तो जो बीज है 5 सेंटीमीटर नीचे अपन मिट्टी में लगाते हैं वो आपका ऊपरी भूमिक होता है, और 5 सेंटीमीटर से नीचे अपन कोई बीज लगा रहे हैं, गहराई पर लगा रहे हैं, तो वो होता है हाइपोजीएल, जिसको अधोभूमिक कहते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये तो बात हुई आपकी किसकी? जर्मिनेशन की, अंकुरण की। लेकिन इसमें दो अपवाद हैं, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, खरीफ में आता है आपका अरहर, और रबी में आपका आता है हॉर्स ग्राम। जो खरीफ की जो आपकी दाल है अरहर में आपका पाया जाता है हाइपोजीएल अंकुरण। कौन सा अंकुरण? हाइपोजीएल अंकुरण पाया जाता है। जबकि जो हॉर्स ग्राम है आपका, इसमें आपका पाया जाता है ऊपरी भूमिक। कौन सा पाया जाता है? ऊपरी भूमिक। तो ये दो अपवाद हैं और दोनों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं कि खरीफ में कौन सा पाया जाता है? खरीफ में अरहर में हाइपोजीएल, और रबी में हॉर्स ग्राम में कौन सा पाया जाता है? ऊपरी भूमिक। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपवाद है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैं अगला नोट की बात करता हूँ। सभी जो दलहन होती है, सभी दलहन होती है, ये C3 पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं? C3 पादप होते हैं। जबकि मैंने एक शब्द बताया था आपसे कि जो खरीफ के अंदर फसलें लगती हैं वो सारी C4 होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे धान भी अपवाद था और आपका ये जो दलहन है ये भी अपवाद थी। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें। इसके बाद में मैं बात करता हूँ दलहन में, तो अगला नोट है अपना नोट शाकनाशी कि जो अपनी दलहनी फसलें हैं इनमें कौन से शाकनाशी प्रमुख रूप से डलते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है वो है फ्लूक्लोरेलिन। कौन सा? फ्लूक्लोरेलिन, जिसको क्या बोलते हैं? बेसालीन या फ्लूक्लोरेलिन, ये इसका ट्रेड नेम है बेसालीन। ये मात्रा भी पूछ लेता है, सुपरवाइजर में भी पूछी गई है। 0.75 kg प्रति हेक्टेयर, मतलब 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर में फ्लूक्लोरेलिन या बेसालीन का अपन उपयोग कर सकते हैं। और ये जो शाकनाशी है ये है PPI। और PPI का मतलब मैं पिछली क्लासों में कर चुका हूँ कि PPI का मतलब होता है कि बुआई से पहले, प्री प्लांट इनिकुलेशन, बुआई से पहले जो आप शाकनाशी डालते हो वो है फ्लूक्लोरेलिन या बेसालीन।
तो ये अपने दलहनी फसल है उनका सबसे प्रमुख शाकनाशी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके ऊपर आप फोकस रखें, इसके ऊपर आप ध्यान रखें। तो ये तो बात हुई फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन की। इसके बाद में मैं बात करता हूँ फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन के बाद में दूसरा आता है ट्राइफ्लूरेलिन। ट्राइफ्लूरेलिन ये भी 0.75 kg प्रति हेक्टेयर डलता है और इसको प्री इमरजेंस और पीपीआई दोनों फॉर्म में किसान भाई यूज करते हैं। पीपीआई और पीपीई दोनों में इसको अपने किसान भाई इसको यूज करता है। प्री इमरजेंस है ये, प्री इमरजेंस। तो ये दूसरा शाकनाशी हुआ अपना। इसके बाद में तीसरा शाकनाशी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये जेट के एग्जाम में भी आ चुका है। उसका नाम है इमेजाथापर। इमेजाथापर बहुत ही अच्छा शाकनाशी है, डब्ल्यू के एग्जाम में भी आ चुका है, सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम में भी आ चुका है इमेजाथापर। इसकी जो रिकमेंडेड रेट है वो 250 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक किसान भाई काम में ले सकता है। जब भी फसल में डालेगा तो आप इसमें काम में ले सकता है। और ये पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी है। पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस का मतलब है खड़ी फसल में आप इसको डाल सकते हैं और ये सभी प्रकार की खरपतवार को नष्ट करता है। तो ये 3 शाकनाशी अपने सबसे इंपॉर्टेंट शाकनाशी थे, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में मैं दलहनी में बात करता हूँ। देखो जो एक नोट है ये एओ के एग्जाम में भी आ चुका है और जेट में भी आ चुका है और आगे भी इसकी संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं ये हैं कि भारत में जो दाल का उत्पादन होता है, उत्पादन दलहन का जो उत्पादन होता है उसमें से 2 जो दाल है उनका मेजर स्थान है वो है, एक तो है चना और दूसरा है अरहर। चना और अरहर दोनों दाल हैं, चना और अरहर दोनों मिलाकर के भारत में 75% उत्पादन करते हैं। मतलब दलहन उत्पादन में चना और अरहर का 75% योगदान है। ये चीज़ भी अपने को याद में रखनी है। ये भी एओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अपने को ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में मैं अगली चर्चा करता हूँ आपसे कि प्रमुख अम्ल, कि कौन सा अम्ल दलहन में पाया जाता है। प्रमुख अम्ल जो दलहनी फसलें हैं अपनी, उनमें जो प्रमुख अम्ल है दलहनी फसलों में वो है अपना विटामिन, अम्ल की बात कर रहा था मैं। तो अपने इसमें जो अम्ल है वो 2-3 प्रकार के अम्ल प्रमुखतः पाए जाते हैं। मेथियोनिन पाया जाता है एक, तो एक अपने जो मोस्टली चने की फसल है चना, इसमें पाया जाता है, उसका नाम है मेलिक, मेलिक प्लस ऑक्जेलिक, मेलिक प्लस ऑक्जेलिक। ये दोनों अम्ल अपने प्रमुखतः पाए जाते हैं उनमें। तो मेलिक है, ऑक्जेलिक है, मेथियोनिन है, ये अम्ल अपने दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। इसके बाद में विटामिन की बात करता हूँ कि कौन सा विटामिन दलहनी फसलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब दलहनी फसलों का आप भिगो करके या उनको नमी दे करके जब अपन खाते हैं या जब फसल लगाते हैं तो उस टाइम विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। तो दलहनी जो अंकुरित दलहन है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित दलहन, अंकुरित दलहन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैं अगले नोट की बात करता हूँ दलहन में। तो अगला नोट है अपना उर्वरक। वैसे मैं उर्वरक की एक बार पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बात कर लेता हूँ उर्वरक में। उर्वरक में आप प्रमुखतः डालते हो एनपीके, क्या डालते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो अपने जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो नाइट्रोजन डालने का रेशियो है वो है 1:2:1 या 1:2:2। 1 बराबर यहाँ पर मैं 30 kg मानता हूँ। 1 बराबर कितना मानता हूँ, 30 kg। तो 30 किलो, 60 किलो और 30 किलो। यहाँ पे 30 किलो, 60 किलो और 60 किलो। अब विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि साहब ये जो फास्फोरस है ये ज़्यादा क्यों काम में लेते हैं। फास्फोरस इसलिए ज़्यादा काम में लेते हैं
जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं नीचे, और इनकी जड़ों पर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। तो जो इनकी जड़ों पे गांठें पाई जाती हैं तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो जब आप फास्फोरस ज़्यादा डालोगे, फास्फोरस का काम क्या है, जड़ों की वृद्धि करना। जड़ों की वृद्धि ज़्यादा होगी तो अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होता है फास्फोरस, कि दलहनी फसलों में फास्फोरस उर्वरक है, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो NPK अनुपात कितना होगा, 1:2:1 या 1:2:2, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ये चीज़ भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में दलहनी फसलों में क्वेश्चन आता है आपका, वो ये आता है, उत्पत्ति स्थान की चर्चा मैं कर चुका हूँ कि भारत था। उसके बाद में गुणसूत्र संख्या की मैं बात कर चुका हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ उत्पादन की। उत्पादन देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा दलहन पैदा करता है तो वो पैदा करता है भारत। विश्व में दलहन भारत का कौन सा स्थान है, फर्स्ट रैंक है भारत की। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दलहन पैदा करने वाला देश है तो वो है भारत, और सबसे ज़्यादा उपभोग भी यहीं होता है। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर दाल का सेवन करते हैं, सबसे ज़्यादा दाल यहीं खाई जाती है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा दाल पैदा कौन कर रहा है, भारत पैदा कर रहा है। और भारत में सबसे ज़्यादा दाल पैदा करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो अपना मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है अपना जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, पाली, जोधपुर, इनमें सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है, क्योंकि इसी साइड में सबसे ज़्यादा किसान भाई अपने दालों का यूज करते हैं। मूंग है, मोठ है, उड़द है, चंवला है, मोठ है, ये सारे के सारे इसी शुष्क क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। और जो दाल है इनका उत्पादन कम होने का कारण भी यही है, क्योंकि किसान क्या करता है, सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई बहुत कम करता है, और जो अपनी मरुस्थलीय ज़मीन है या शुष्क ज़मीनें हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलहनी का यूज करता है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, 3-4 चीज़ों का अभाव रहता है, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी है, प्रमुख पोषक तत्व की कमी है, उन्नत बीजों की कमी है, जैविक कार्बन की कमी है। इस वजह से अपने वहाँ पे समस्याएं आती हैं, और वहाँ पे पानी का भी अभाव रहता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है बच्चों। इसके बाद में मैं बात करता हूँ दलहनी में, अगला नोट की बात कर लेता हूँ। अगला नोट दलहनी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनकी बुआई समय कि किसकी बुआई कब करते हैं। बुआई समय, रबी दलहन की बुआई अपन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करते हैं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करते हैं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप रबी दलहन है उनकी बुआई करते हैं। इसके बाद में खरीफ दलहन की अपन बुआई करते हैं, जो सीज़न अभी चल रहा है अपना, इसी टाइम में करते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई या 25 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और किसान भाई करते भी हैं। तो बुआई से संबंधित भी आपकी जानकारी रहनी चाहिए कि वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चने की बुआई कब करते हैं, 15 अक्टूबर को करते हैं। मटर की बुआई कब करते हैं, 15 अक्टूबर को करते हैं। मसूर की बुआई कब करते हैं, 15 अक्टूबर को करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इन क्वेश्चनों को अपन कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन के नाम से पुकार सकते हैं। खरीफ में है इनकी 1 जुलाई के लगभग करते हैं। यदि मानसून थोड़ा जल्दी आ जाता है तो 25 जून के लगभग भी इसकी बुआई अपन कर देते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ बीज बोने की गहराई। जो अपनी रबी की दलहन है, इनमें जो बीज है उनकी बुआई 6 से 9 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चना होता है। इसको अपन सबसे ज़्यादा गहराई पर लगाते हैं। सभी दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा गहराई पर लगाई जाने वाली दलहन है तो वो है चने को अपन कम से कम 7 से 9 सेंटीमीटर के मध्य नीचे लगाते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ खरीफ दलहन।
खरीफ दलहन। खरीफ दलहन में अपने सबसे ज़्यादा जो बुआई है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो अपने को 5 सेंटीमीटर यहाँ पे याद रखना है कि खरीफ की दलहन है उनको कितनी गहराई पर लगाते हैं, 5 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 2 अपवाद हैं जिसमें था एक अरहर को 6 से 7 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं क्योंकि खरीफ का था, लेकिन उसको फिर भी नीचे बुआई में लगाते हैं, ज़मीन में नीचे बुआई करते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ अगले नोट की बात करता हूँ। अगला जो नोट है वो है कि दलहनी फसलों का राजा। दलहनी फसलों का राजा मतलब दालों का राजा कौन है? चना। दलहनी फसलों का राजा कौन है? चना है। और रानी कौन है? रानी है मटर। तो दलहनी फसलों का राजा कौन हुआ? चना। और रानी कौन हुई? मटर। तो दलहनी फसलों में जो राजा है वो चना है और रानी कौन है? मटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन तो जितने भी दलहन है सभी दलहन में प्रोटीन, सभी दलहन में जो प्रमुखतः प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 20 से 25% के बीच में पाई जाती है। तो जो एवरेज प्रोटीन है अपना, एवरेज प्रोटीन वो कितना होता है? 20 से 25%। किसमें? सभी दलहन में कितना प्रोटीन होता है? 20 से 25% प्रोटीन होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कार्बोहाइड्रेट अपना जो है वो 30 से 35% होता है। पिछली क्लासों में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में मैं चर्चा करता हूँ वसा की। वसा मतलब तेल। इनमें अनाजों की तुलना में ज़्यादा वसा होती है। 13% तक वसा आपके दलहन में पाई जाती है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है कि वसा कितनी होती है? 13% तक की वसा पाई जाती है। इसके बाद में दलहन में मैं सबसे पहले लेता हूँ चना। विस्तृत जानकारी मैं करता हूँ, अब बात करता हूँ तो चना ले लेता हूँ सबसे पहले। चने को बोलते हैं अपने बंगाल ग्राम, चिकपी, हॉर्स ग्राम मतलब घोड़े की दाल। आपने देखा होगा कि जब शादियाँ होती है तो जब दूल्हा जाता है तो सबसे पहले घोड़ी को उसको दाल खिलाई जाती है चने की, क्योंकि उसको एनर्जी दिया जाता है कि जो हमारा दूल्हा है उसको अच्छे से लेके जाए, तो सही सलामत लेके जाए, उसको एनर्जी दिया जाता है। हॉर्स ग्राम के नाम से इसको पुकारते हैं। और दलहनी फसलों का राजा है ये, दलहनी फसलों का राजा ये। तो ये चारों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसको बंगाल ग्राम बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं, हॉर्स ग्राम बोलते हैं, दलहनी फसलों का राजा बोलते हैं। ये तो इसके सामान्य नाम है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ वैज्ञानिक नाम में देखिए सबसे पहले जो चना है इसका वैज्ञानिक नाम है साइसर एरिटिनम। और दूसरा है साइसर काबुलियम है। इसको सफ़ेद चना बोलते हैं अपन, सफ़ेद चना, जिसका दूसरा नाम काबुली चना भी है, काबुली या सफ़ेद चना। साइसर एरिटिनम और साइसर काबुलियम दोनों में रात दिन का अंतर होता है। साइसर काबुलियम उसके दाने बड़े होंगे, इसके दाने छोटे होते हैं। ये भूरा चना होता है और ये अपना सफ़ेद चना होता है। दोनों चनों में डिफरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप सब लोगों को पता है कि जो सभी दलहनी है इनका जो कुल वो लेग्यूमिनेसी है, लेग्यूमिनेसी। और इनका जो उपकुल वो है आपका पेपिलियोनेसी। तो कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। और उपकुल क्या है? पेपिलियोनेसी। तो ये चीज़ भी आपको दोनों याद रखनी है।
उत्पत्ति स्थान 2n बराबर की मैं बात कर चुका हूँ, तो वो आपको बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ चने में। तो सबसे पहले भूरा चना, भूरा चना जिसको क्या बोलते थे, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। दूसरा था सफ़ेद चना जिसको क्या बोलते थे, साइसर काबुलियम, साइसर काबुलियम। जो भूरा चना है इसके दाने होते हैं वो छोटे होते हैं, दाने छोटे, इसके दाने बड़े होते हैं, दाने बड़े। दूसरी चीज़, इसके जो फूल आते हैं वो क्रीमी हल्के पिंक कलर के आते हैं, इसके जो दाने हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो भूरा चना है इसका जो टेस्ट वेट है, टेस्ट वेट मतलब टेस्ट वेट का मतलब होता है परीक्षण भार, परीक्षण भार मतलब 1000 बीजों का वजन। जो भूरा चना है, भूरा चना है उसमें 1000 दानों का वजन जो अपने आता है वो 170 ग्राम के लगभग आता है। और जो अपना काबुली चना है इसमें 340 ग्राम से लेकर के 370 ग्राम तक आता है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो भूरा चना इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, साइसर एरिटिनम, जिसके दाने क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि सफ़ेद चना है साइसर काबुलिनियम, इसके दाने बड़े होते हैं और कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। टेस्ट वेट 340 ग्राम होता है जो 370 ग्राम तक हो सकता है। परीक्षण भार का मतलब 1000 बीजों का वजन होता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं चने में कर्षण क्रियाएं, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, कर्षण क्रियाएं। इसमें एक तो होती है निपिंग का मतलब होता है शीर्ष को हटाना, शीर्ष कलिका को हटाना। कुछ जगह पर क्या करते हैं, जब चना 30-35 दिन का होता है, मतलब अपने 5-6 सेंटीमीटर का होता है, उस समय भेड़ को खेत में चरा दिया जाता है, भेड़ बकरी को छोड़ दिया जाता है, तो वो चर लेती है। चरने के बाद में क्या होती है, वो जो अपना चना है इसके शीर्ष को खा जाती है। शीर्ष को खाने के बाद में साइड में से शाखाएं निकलती हैं, फिर इसके बाद में इसको भी काट दिया जाता है, फिर यहाँ से भी शाखाएं निकलती हैं, इसको टपिंग बोलते हैं। तो निपिंग क्रिया का मतलब हुआ शीर्ष कलिका को हटाना। और दूसरा है निपिंग के बाद में टपिंग। इसमें क्या करते हैं, जो पार्श्व शाखा है उसको हटा देते हैं, पार्श्व शाखा को हटाना। इसमें पार्श्व शाखा को हटा देते हैं, तो उससे क्या है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है। पौधा है उसमें जो शाखाएं हैं उनकी संख्या ही ज़्यादा होती हैं, और जब शाखाएं ज़्यादा होंगी तो आपके इसमें उत्पादन भी अधिक होगा। ये चीज़ भी अपने ध्यान में रखी जाती है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ बीज दर, सीड रेट। बीज दर इम्पोर्टेंट है अपने यहाँ पे। सामान्य जो अपने छोटा चना होता है, भूरा चना होता है, उसकी सीड रेट 80 से 80 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और जो काबुली है इसकी सीड रेट 100 kg रखते हैं, 100 kg प्रति हेक्टेयर, क्योंकि दाने बड़े होने के कारण सीड रेट हमेशा ज़्यादा रखते हैं। और यदि असिंचित क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र, तो असिंचित क्षेत्र में अपने जो सीड रेट है वो हमेशा 20% ज़्यादा रखते हैं, 20% अधिक रखें, ज़्यादा रखें। जैसे शुष्क एरिया हो, असिंचित एरिया हो, या लवणीय क्षारीय मृदाएं हो, वहाँ पर अपने जो सीड रेट है उसको 20% ज़्यादा रखते हैं। ये हुई बात बीज दर की। बीज बोने की गहराई की चर्चा मैं कर चुका हूँ। रोपण दूरी, जितनी भी अपने प्रमुख दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में प्रमुखतया जो रोपण दूरी है वो अपन 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन जो अरहर है, अरहर ये अपवाद है यहाँ पे, ये मैं पहले बता दिया कि अपवाद ही चलेगा दलहन में। अरहर में जो रोपण दूरी है वो 60-45 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अरहर में 60 × 45 के हिसाब से जो पौधे हैं
उनकी संख्या लगती है अपने, वो 1 लाख के लगभग लगती है, 80-90 हज़ार के लगभग लगती है। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगली बात करता हूँ, तो वो ये है अपने रोपण दूरी के बाद में शाकनाशी की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, उर्वरक की बात मैं कर चुका हूँ। इसके बाद में मैं अपने ले लेता हूँ किस्में, वैरायटियाँ। किस्में देखो, जो चने में सबसे मोस्ट पॉपुलर किस्म है वो है अवरोधी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो अवरोधी किस्म है, अवरोधी किस्म में उखट्टा रोग, कौन सा रोग? उखट्टा रोग की समस्या न के बराबर, मतलब होती ही नहीं है। मतलब जो अवरोधी किस्म है ये उखट्टा रोग से क्या है? प्रतिरोधी है। इस रोग का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दूसरी वैरायटी है वो है दाहोद येलो। ये अपने मध्य प्रदेश की किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है। और जो दाहोद येलो किस्म है इसको बारानी क्षेत्रों में भी आप यूज कर सकते हैं, काली मृदाओं में इसको यूज करते हैं। इसके बाद में दाहोद येलो के बाद में आसा, गणगौर, जो गणगौर वैरायटी है 1581 के नाम से जानी जाती है, श्री गंगानगर से विकसित की गई है और GNG 1581 के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन है। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं, 3-4 वैरायटी की जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी हैं। और राजस्थान की जो कंडीशन है वहाँ पर वो अच्छे से लगाई जाती है। जैसे C235 बहुत अच्छी वैरायटी है, शुष्क क्षेत्रों में लगाई जाती है, ड्राई एरिया में लगाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो वैरायटियाँ हैं वो आज मार्केट में हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो मैं चने के अंतर्गत आपसे जो भी मोटी मोटी चीज़ें थी उनके बारे में बात किया। इसके बाद में मैं क्वेश्चन प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं चने से रिलेटेड उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जो चना होता है इसकी पत्तियों में खटास होता है। इसकी पत्तियों में जो खटास होता है वो ऑक्जेलिक व मेलिक एसिड के कारण होता है, मेलिक प्लस ऑक्जेलिक अम्ल। इसके कारण इसकी पत्तियों में क्या होता है? खट्टापन होता है, खट्टापन। जो खट्टापन आपको पत्तियों में मिलता है वो मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही मिलता है, अम्ल के कारण ही मिलता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है चने से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये है कि जो चना होता है अपना, चने के अंतर्गत पृथक्करण दूरी, चने में जो पृथक्करण दूरी है वो 10 मीटर आधार के लिए, जो आधार बीज है उसके लिए कितनी रखते हैं? 10 मीटर। और 5 मीटर प्रमाणित के लिए, किसके लिए? प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर रखते हैं, आधार बीज के लिए 10 मीटर रखते हैं। तो ये बात हुई पृथक्करण दूरी की। इसके बाद में एक नोट है जो कि बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चने में कितना प्रतिशत पर परागण पाया जाता है? क्या? पर परागण। जो अपना चना है इसमें 5 से 10% पर परागण भी पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सभी दलहनी 100 परागित होती हैं। क्या होती हैं? 100 परागित, सेल्फ पोलिनेटेड होती है, खुद का निषेचन खुद करती हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि सभी दलहनी क्या होती हैं? स्वयं परागित होती हैं, सेल्फ पोलिनेटेड होती है, स्वयं परागित होती है। अपने ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो चने की बुआई है वो जो ढेलेदार मिट्टी होती है जहाँ पे बड़े बड़े ढेले निकलते हैं वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है। और इसी के साथ मैं अपनी जो चने की फसल है उसको यहीं पर विराम करता हूँ। मैं सभी कृषि विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा अभिनव जेट क्लासेज है उसका जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसका जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद।